फिर इतनी दूर जाना है। भाई जी, आज तो मुझे आपके साथ गाड़ी पर जाना है। जतिन और छोटू गाड़ी लेकर 12:01 तक गाजियाबाद के लिए निकलते हैं और लगभग 2 घंटे बाद चाय पीने के लिए रुकते हैं। छोटू, एक बार गाड़ी में हवा पानी चेक कर ले और जानवर भी देख ले, कोई मर तो नहीं गया। यदि कोई मर गया होगा तो उसे ही बेच देंगे। ठीक है, गाड़ी देख लेता हूँ। छोटू गाड़ी को चारों तरफ से चेक करता है। जैसे ही ट्रक के अंदर देखता है तो एक व्यक्ति सोता हुआ नजर आता है। उसे देखकर बोला, कौन हो तुम? बिना पूछे गाड़ी में कैसे बैठ गए? पर कोई जवाब नहीं मिलता है। क्या हुआ छोटू, किससे बातें कर रहे हो? वो भी पीछे जाकर देखते ही पूछने लगा, कौन हो तुम, कहाँ जाना है? लाश सिर से पैर तक कपड़े से ढकी थी। वो बार बार पूछते रहे, तभी भारी तथा कर्कश आवाज उठी, मैं बीमार हूँ, मुझे जहाँ उतरना होगा मैं बता दूंगा। चलो सोने दो, बीमार है। वो ट्रक स्टार्ट कर चल देता है। रात को करीब 10:11 ढाबे पर खाना खाने के लिए गाड़ी रोकता है। मुझे तो बहुत भूख लगी, उस आदमी से भी पूछ लेता हूँ, कुछ खाएगा क्या? बेचारा बीमार है। छोटू लाश से पूछता है, कुछ खाओगे क्या भाई? उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दोनों खाना खाकर आराम करते हैं और रात 2 बजे के आसपास ट्रक लेकर निकलते हैं। तभी पीछे की आवाज सुनकर छोटू बोला, भैया जी, पीछे ट्रक में कुछ चबाने की आवाजें आ रही हैं। जानवर भी तभी आवाज में चिल्ला रहे हैं। कुछ नहीं, जानवर आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए आवाज आ रही है। हड्डी टूटने व जोर जोर से खींचकर मांस खाने की चबर चबर आवाज आती है और जानवर दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं। छोटू केबिन की खिड़की से देखता है। उसे अजीब सी आकृति का आदमी, जिसके आधे शरीर में सिर्फ हड्डी और आधे शरीर में हड्डी के ऊपर मांस के डोथरे लटक रहे थे। ये देखकर छोटू की तिल्ली बन जाती है। क्या हुआ बेटा, इतना डर क्यों रहे हो? अरे तो पसीने छूट रहे हैं, अंदर क्या है ऐसा? जतिन ट्रक खड़ा करके खिड़की से देखता है तो उसे सब ठीक दिखाई देता है। छोटू, तुमने अंधेरे में जानवरों के उछलने और गिरने की आवाज सुनी होगी और परछाई देखी होगी। अरे मत भैया जी, मुझे ट्रक में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जानवर बहुत अजीब आवाज में चिल्ला रहे हैं, जैसे किसी चीज से डर रहे हैं। करीब आधा घंटा बीतने के बाद पीछे से ठंडी और कर्कश आवाज आती है, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। थोड़ी देर रुको, बस्ती के पास पहुंचकर रोक देता हूँ, नहीं तो तुम्हें पैदल दूर तक चलना पड़ेगा। कहा अभी गाड़ी रोको। इतने में पीछे की खिड़की से एक हड्डी वाला हाथ आकर छोटू की गर्दन पकड़ लेता है। छोटू छटपटाने लगता है। अभी रोक रहा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। जतिन तुरंत ट्रक रोक देता है। छोटू की गर्दन लाश से छुड़ाने की कोशिश करता है पर संभव नहीं होता। जतिन लाइटर से गाड़ी पोंछने वाले कपड़े को जलाता है और छोटू की गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तब तक लाश छोटू की गर्दन में होती है। उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। वो चिल्लाने लगा, प्लीज छोड़ दो मुझे छोड़ दो। लाश ट्रक की खिड़की से नजर अंदर डालकर छोटू का खून पीने की कोशिश करती है। जतिन जलता कपड़ा उसके ऊपर डालकर ट्रक से उतरकर सड़क पर दौड़ता है और दौड़ते हुए बेहोश होकर गिर जाता है। आँख खोलने पर जतिन स्वयं को ट्रक के साथ जंगल में पाता है। उसके सारे जानवरों को किसी ने खा लिया। डर के मारे वो फिर से बेहोश हो जाता है। बाबूजी, आंखें खोलो। आप यहाँ कैसे? रास्ता भटक गए क्या इस जंगल में? आपको तो बुखार भी है। जतिन गाँव वालों को आपबीती सुनाता है। बाबूजी, इस रास्ते पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। बुखार व चोट के कारण आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। करीब 5 दिन बाद जतिन को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। वो गांव के एक व्यक्ति के साथ वापस लौट रहा होता है तो कुछ दूर चलने के बाद अचानक ये मुझे क्या हो रहा है? आंखों के सामने वही लाश दिखाई दे रही और कानों में वही कर्कश आवाज वापस जाने के लिए कह रही। भैया जी, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इतना झूम क्यों रहे हो? तबीयत खराब हो रही है क्या? गाड़ी रोक दो, कहीं दुर्घटना ना हो जाए।
इतना कहते ही ट्रक बेकाबू होकर ट्रेन से टकरा जाता है। रफ्तार कम होने से ज्यादा चोट नहीं लगती है, किंतु मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, उंगलियों में ऐंठन हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। ऐसा कहते कहते वो बेहोश हो जाता है। अरे अरे उठो भैया जी। वो जतिन को ड्राइवर सीट से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, किंतु सफल नहीं होता। कुछ राहगीर सहायता करने आ जाते हैं और जतिन को बाहर निकालते हैं और होश में लाने का प्रयास करते हैं। बेहोशी में भी जतिन का शरीर कांप जाता है। कुछ देर बाद जतिन को होश आ जाता है। भैया जी, तुम्हारी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं लग रही है। ट्रक हम चला लेंगे, आप आराम से बैठो। हम शिव बाबा से विनती किए हैं, प्रसाद चढ़ाएंगे। जतिन मुंह से कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ घूम की आवाज निकल रही होती है। उसकी आंखें डर के कारण अभी भी फैली हुई हैं। उसे अपना सिर घूमता हुआ और भारी लग रहा है। वो लेट जाता है। बहुत परेशानी के बाद जतिन अपने घर पहुंच जाता है। गांव वाले